इमेजिन करें कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को इलेक्शन से सिर्फ कुछ दिनों पहले जेल्स में डाला जा चुका है। सही तरीके से इलेक्शन कैंपेन ना हो सके इसके लिए अपोजिशन पार्टीज के बैंक अकाउंट्स तक को फ्रीज करा जा चुका है, जहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को शायद मिलकर उतना ज्यादा फंड नहीं मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल रखा है, जहाँ की एजेंसीज लाइक ईडी, सीबीआई, इवन मीडिया एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे के ऊपर काम कर रही हो, जहाँ का इलेक्शन कमीशन खुद गवर्नमेंट डिसाइड कर रही हो। इतना सब होने के बाद भी क्या हम इसे डिक्टेटरशिप नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो करंट टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा मिसयूज करा जा रहा है ईडी, सीबीआई का, वो भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के ऊपर या फिर उनके कैंडिडेट्स के ऊपर। इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड करा जा रहा है, झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और इन्हीं आरोपों के जरिए इनके ऊपर रेड्स की जा रही हैं। लेकिन जब यही लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके ऊपर लगाए हुए सभी आरोप एकदम ही माफ कर दिए जा रहे हैं। इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं अशोक चव्हाण, जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, जिनके ऊपर करप्शन के बहुत ज्यादा चार्जेस लगे थे, लेकिन जैसे ये बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो वैसे उनके सभी गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनसे जब एक एंकर ये सवाल पूछता है दैट वो लोग जिनके ऊपर बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस लगे होते हैं वही आपकी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों ज्वाइन करते हैं और कैसे बीजेपी उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी में आने देती है, तो उनका कुछ ये आंसर था। So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome, even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. Everybody, even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. नारदा स्कैंडल, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कुछ सालों पहले, जिसके मेन कल्प्रिट थे सुवेंदु अधिकारी, जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा बोल रखा है अलग अलग ओकेजन्स के ऊपर। लेकिन जब उन्हें ये लगा कि वो फंसते ही जा रहे हैं तो उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर अपने सारे क्राइम्स माफ करवा लिए और आज के टाइम पर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं। तो अब ये सवाल, क्या इसके बाद भी ईडी, सीबीआई इन्हें ट्रैक कर रही है, तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ईडी, सीबीआई उन पॉलिटिशियंस को भूल ही जा रही है जो कि बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 2014 से लेके आज तक 120 बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर रेड की गई इन एजेंसीज के द्वारा, जिनमें से करीब 116 तो वो लोग थे जो कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे। अब अपने आप को फंसता देख इन लोगों में से जब 25 लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया तो उनमें से 23 लोगों को बिल्कुल ही माफ कर दिया गया इन एजेंसीज के द्वारा। वाह क्या सीन है। आई डोंट नो कि आपको ये चीजें नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत बेशर्मी की बात है दैट वो लोग जिनके बारे में खुद बीजेपी के लोग बड़ा चढ़ाकर बातें करते थे, लेकिन उन्हीं लोगों को ये लोग अपने साथ बिठाने के लिए भी तैयार हैं जैसे वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। But honestly, people who you wouldn't touch with the barge pole, people who you actually called, icons of corruption, are now suddenly all of them in your party. Ajit Pawar, Chakki piecing, irrigation scam, 70,000 crore. Oh, lo and behold, he's joined the BJP. Now he's not Chakki piecing. Now he's icon of development in Maharashtra. देखो ये सब तो वो है जो कि फिर भी समझ में आता है, लेकिन दूसरी तरफ इससे भी बड़ा स्कैम चल रहा है इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में। अरुण गोयल, जो कि एक इलेक्शन कमिश्नर थे, जो कि कुछ दिनों पहले रिजाइन कर देते अपनी सीट से। देखो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है 3 लोगों की कमेटी के द्वारा, जिसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन बीजेपी ऑलरेडी एक कानून ला चुकी है जिसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस का कोई भी काम नहीं होगा और उसकी जगह ये चीज लाई गई दैट हमारी पॉलिटिकल पार्टी के यूनियन मिनिस्टर अब चीफ जस्टिस का काम करेंगे इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में। तो जो इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई उसमें थे प्राइम मिनिस्टर अमित शाह एंड लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी। अब यहाँ पर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का एक आदमी आखिर क्या ही करेगा, इसीलिए अब यहाँ पर 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज किया जाता है जो कि थे ज्ञानेश कुमार एंड सुखदीप सांधु। और एक फैक्ट की बात पता है कि ये इन लोगों का बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्शन है बीजेपी के साथ। अब जरा हम इस चीज को थोड़ा साइड पे रखते हैं और हम बात कर लेते हैं इलेक्शंस की, इलेक्शन कैंपेन्स के बारे में। एज पर इंडियन लॉ बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कर सकती है, जिसमें से एक आता है रिलीजन। लेकिन शायद यहाँ पर बीजेपी के लोगों के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं कि ये लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कैसे करने लग रहे हैं। भाई साहब, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ चतुर्वेदी जी कि 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। यहाँ पर तो मानो जैसे इन लॉज की धज्जियां उड़ाई जा रही है बीजेपी के लोगों के द्वारा। पॉलिटिकल पार्टीज लाइक आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस जैसे अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस करते हैं, वैसे ही उन्हें ईडी एंड सीबीआई के नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। अमोल कीर्तिकर जी जैसे उनका नाम घोषित हुआ, उनको ईडी का समन्स आया। ये दबाव तंत्र है,
ये डराने की कोशिश एंड अगर बाई चांस कोई और पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत भी जाती है तो भी हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए उनके मिनिस्टर्स को खरीद लिया जाता है। और इसकी हाल ही में एग्जांपल है चंडीगढ़ में वो इलेक्शंस, जहां पर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कुछ मिनिस्टर्स को अपनी साइड कर लिया, जिसकी वजह से बीजेपी वहां पर इलेक्शन जीत गई। अब तो ये बात भी ओपनली बोली जा रही है बीजेपी लीडर्स के द्वारा दैट अगर ये लोग 400 प्लस सीटें जीत जाते हैं आने वाले इलेक्शंस में तो ये लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बहुत सारी चेंजिंग लाने वाले हैं। इसकी भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बीजेपी की एक मिनिस्टर ज्योति मिर्धा जो कि राजस्थान में अपने एक भाषण के दौरान ये बात बोलती हैं दैट अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने हैं तो उसके लिए हमें दोनों हाउसेस दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा उसमें पूर्ण बहुमत चाहिए, यानी फुल मेजोरिटी, ताकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही चेंजिंग ला सके। और ये सब हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है आप समझ ही रहे होगे। अब तो ऐसा लग रहा है दैट डेमोक्रेसी सिर्फ नाम ही के रही है, असल में तो देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी कहीं से देश में इलेक्शन जीत भी जाती है तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये बात खुद काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने एडमिट करी है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रही है गवर्नेंस का हमारे डे टू डे अफेयर्स के अंदर। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। किसी स्टेट की लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे काम करना चाह रही है, वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाह रही है, उस चीज को भी गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नेंस का इस्तेमाल करके रोक दिया जा रहा है। अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या मोदी जी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते? नहीं करते। आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे, वो कल ही छूट जाएंगे, वो सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सतिंदर जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मेरे को यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये लोग आखिर देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं या फिर अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब अगर हम मीडिया की बात करें जिसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बताया जाता है तो उसकी कंडीशन कुछ ऐसी बन चुकी है कि वो पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज्ड हो चुका है और मीडिया का जैसे ही बीजेपी चाहती है वैसा ही यूज हो रहा है। और अगर मीडिया के ऊपर कोई भी बीजेपी के लीडर्स के अगेंस्ट कुछ भी बोलता है तो एंकर्स के द्वारा कुछ ऐसा रिएक्शन आता है। प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? और इससे ये बात समझ में आती है कि अगर हमारे देश की मीडिया आज सही से अपना काम कर रही होती तो आज हमें ये सब देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये लोग अपना ईमान ऑलरेडी बीजेपी को बेच चुके हैं, वो भी चंद कौड़ियों के दाम। और अगर कोई जर्नलिस्ट सही से काम करे तो उसे भी बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है इस गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उसे जेल के अंदर ही भेज दिया जाता है। और अगर ऐसा भी ना हो तो इन लोगों के चैनल्स तक खरीद लिए जाते हैं। आप इसी से ये बात समझे कि कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट निकलती है जिसके हिसाब से हमारी कंट्री की जो मीडिया है उसका रैंक था 161 आउट ऑफ 180, जिसे आप समझ ही सकते हैं कि हमारे देश की मीडिया की आज के टाइम के ऊपर क्या कंडीशन हो रखी है। आज से करीब 10 साल पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने करीब अपने 10 साल के टाइम पीरियड में 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्हें बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज के टाइम की क्या कंडीशन है, नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और अगर कभी इनसे कोई अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन पूछ भी ले तो उनका कुछ ये हाल हो जाता है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। आज के टाइम के ऊपर अगर कोई अपोजिशन पार्टी का मिनिस्टर बीजेपी के काले चिट्टे खोलता है तो उसे भी कुछ झूठा आरोप लगा के जेल में भेज दिया जाता है। और अब तो बीजेपी के द्वारा एक एक्ट पास किया गया है जिसमें बेल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल बन चुका है। पहले के टाइम पर ऐसा हुआ करता था दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन आज के टाइम पे बिल्कुल इसका उल्टा हो रखा है, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यही वजह है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है। इससे आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आज के टाइम के ऊपर कितनी सोची समझे साजिश चल रही है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को जड़ से खत्म करने की। खुद राहुल गांधी अभी जेल में होते क्योंकि उनके ऊपर भी एक डिफेमेशन केस लगाया गया बीजेपी के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये चीज नहीं हो पाई, वरना आज के टाइम पे 2 साल की ऑलरेडी सजा मिल चुकी थी राहुल गांधी को। अगर अभी तक आपको ये चीज लग रही है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं इस चीज में,
तो आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। आपको इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठानी होगी। आखिर कब तक हम ऐसे ही देखते रहेंगे? डर को निकालकर सच्चाई का साथ दें, तभी आप अपने देश का, अपने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक शेयर करना जो कि इस गवर्नमेंट के रिलेटेड ये सब नहीं जानते, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये चीज़ें दिखाई ही नहीं जा रही हैं। वो फुली कंट्रोल्ड है इस गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना।